हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो टॉप कपी पैलेस व्लॉग 2 में आप सभी का स्वागत है। तो व्लॉग 1 काफ़ी लंबा हो चुका था, तो मैंने सोचा कि इसको 2 हिस्से में शेयर करूँ आप सभी के साथ। तो दोनों बच्चे आगे बढ़ चुके थे, होंज़ा मोईज़, और मैं थोड़ा पीछे चल रही थी बिकॉज़ मुझे बनाना था व्लॉग, और वो दोनों जो है आगे-आगे चल रहे थे। लेकिन मोईज़ की नज़र थी कि छोटी कहीं गुम ना हो जाए। अब्दुल मोइज़ को पता है कि मुझे जो है ऑब्वियसली नई जगह पे मैं जाती हूँ तो मुझे रास्ते-वास्ते नहीं याद रहते हैं। तो ही वाज़ वॉचिंग कि हाँ, मतलब मैं पीछे नज़र आ रही हूँ कि नहीं, तो वो मुड़-मुड़ के पीछे देख रहा था। वो काफ़ी बार उसने बोला था कि छोटी, आप साथ में चलिए हम लोग के। मैंने कहा नहीं, मुझे व्लॉग बनाना है, तो तुम लोग आगे बढ़ चलो और छोटी जो है पीछे धीरे-धीरे आएँगी। और ये जो सेक्शन था यहाँ पे, जो उस ज़माने में वो लोग जो कपड़े पहनते थे वो लगे हुए थे, वो डिस्प्ले में थे। एक तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि यहाँ पे बहुत अंधेरा कर दिया था उन लोगों ने। थोड़ा-सा मतलब थोड़ी-सी बेहतर लाइटिंग हो सकती थी। इवन तो कपड़े नज़र आ रहे थे, लेकिन जो एरिया था वो वहाँ पे बहुत अंधेरा था। तो एनीवेज़, एंड यू कैन सी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स जो उस ज़माने में पहने जाते थे। मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इतने भारी कपड़े नज़र आ रहे थे मुझे। उस ज़माने में तो एसी भी नहीं होता होगा, तो ये लोग कपड़े इस तरह के पहनते कैसे थे? लाइक उन लोग को गर्मी नहीं लगती थी? आई डोंट नो। मतलब ये आजकल का ज़माना तो एसी का है, उसके बावजूद भी आप मतलब इतने मोटे कपड़े नहीं पहन सकते अनटिल एंड अनलेस कि आप 24 घंटे एसी में रहें। और उस ज़माने में कैसे, और इसमें लड़ाई भी करते थे वो लोग, मतलब तलवारबाजी और आई डोंट नो, कुश्ती। नहीं, कुश्ती तो नहीं लड़ते थे, लेकिन तलवारबाजी तो करते थे ना, घोड़े पे चढ़ना, लड़ाई के मैदान में जाना। आई डोंट नो हाउ दे यूज्ड टू मैनेज विथ सच हेवी क्लोथ्स। इतने कपड़े यार, ख़त्म ही नहीं हो रहा था ये सेक्शन। आई वाज़ लाइक कि यार अब बस इतने कपड़े उस ज़माने में भी बनाए जाते थे लोगों के लिए। ओफ़ो! मतलब इसका मतलब कि हम लोग भी ठीक ही हैं। मतलब लाइक समटाइम्स हम लोग को लगता है कि यार इतने ज़्यादा कपड़े नहीं बनाने चाहिए, लेकिन उस ज़माने का ये हाल था तो हम लोग क्यों पीछे रहे? और हम लोग देख ही रहते हैं ये सारी चीज़ें, कपड़े देख ही रहते हैं, और मेरी नज़र गई एक ऐसे सेक्शन में जो कि मुझे तहखाने जैसा लग रहा था। उस ज़माने में ये वो जगह थी जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था या बंद कर दिया जाता था। बहुत ही डरावना लग रहा था देखने में, ऑनेस्टली। और उसके बाद मैंने वीडियो ली और मैं भाग ली वहाँ से, बिकॉज़ मुझे कुछ 1-2 हॉरर पिक्चर्स भी याद आ गई वो तहखाना देख के। फाइनली आई वाज़ थिंकिंग कि भाई कब ये ख़त्म होगा सेक्शन और कब हम आगे बढ़ेंगे। क्लोथिंग सेक्शन फाइनली ख़त्म हुआ और हम लोग छत की तरफ से निकले तो हमें पूरा बॉस्फोरस नज़र आ रहा था, पूरा इस्तांबुल नज़र आ रहा था, और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा था मुझे। ये मतलब बॉस्फोरस का कलर और जो स्काई का कलर देखिए कितना मैच कर रहा है। मतलब ये बहुत ही खूबसूरत व्यू लगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद फिर हम धीरे-धीरे दूसरी साइड जाने लगे, जो कि हमने अभी भी कंप्लीट करना बाकी था। टॉप कपी पैलेस आए हुए हम लोग को तकरीबन 2 घंटा हो चुका था, और
ये पैलेस इतना बड़ा है, इतने बड़े एरिया में है कि मुझे ऐसा फीलिंग होने लगी कि हम लोग सारा कवर नहीं कर पाएंगे, बट मोइज़ और हॉन्ज़ा वर लाइक नहीं नहीं, जितना कवर कर सकते हैं देखेंगे ज़रूर से। उसके बाद हम लोग उस सेक्शन में गए जहाँ पे अलग अलग रूम्स बने हुए थे। अभी जो आपने देखा वो मुझे लिविंग रूम टाइप का लग रहा था, जिसमें कि मीटिंग्स करते होंगे वो लोग उस ज़माने में। और ये था डाइनिंग टेबल वाला रूम, जिसमें आई गेस ये लोग खाना खिलाते होंगे, लग तो वैसे ही रहा है। पैलेस के सारे रूम्स अवेलेबल नहीं थे देखने के लिए, कुछ रूम्स को इन लोगों ने क्लोज़ कर रखा था, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। कुछ डोर्स बंद थे जो कि पब्लिक एक्सेस के लिए अवेलेबल नहीं थे, बाकी कुछ ज़्यादातर ऑलमोस्ट ओपन थे, मतलब 70% रूम्स व ओपन। इतना खूबसूरत पैलेस था, इतना खूबसूरत पैलेस था कि मतलब इंसान देखे और देखता ही रह जाए। मतलब ये होना चाहिए पैलेस ऐसा घर हो जाए तो बस क्या ही बात है, राइट? इट वॉज सो ब्यूटिफुली मेड। एक एक चीज़ इतनी बारीकी से बनाई गई। झूमर को देखें, दीवारों को देखें, कर्टन्स, एवरीथिंग, एवरीथिंग वॉज सो ब्यूटिफुल। और ये सबसे फेवरेट चीज़ हर लड़की के लिए है, ये खूबसूरत सा शीशा। सारी लड़कियां चाहती हैं ना कि इतना बड़ा शीशा होना चाहिए। रियली रियली इतना बड़ा शीशा था, मतलब पूरा ऊपर तक, छत तक का लंबा शीशा। नेक्स्ट था सोफ़ा पवेलियन, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े सोफ़े थे और बड़े हसीन सोफ़े थे। चलिए देखते हैं। पैलेस का शायद ही कोई ऐसा एरिया हो जो कि खूबसूरत ना हो। बाहर का एरिया हो, चाहे अंदर का एरिया हो, गार्डन हो, चाहे कुछ भी हो, इतनी खूबसूरती से इन लोगों ने बनाया था कि मतलब इट वाज़ सो ब्यूटीफुल। इस पैलेस को देख के मुझे जोधा अकबर सीरियल याद आ गया, जो कि ज़ी टीवी पे आता था, एंड इट वाज़ अ वेरी हिट सीरियल, और उसकी शूटिंग भी इसी तरह के पैलेस में करी थी। तो बहुत ही अच्छा पैलेस था वो भी, जहाँ पे भी शूटिंग हुई थी, मतलब बिल्कुल राजा महाराजाओं वाले स्टाइल में। दिस वाज़ द बगदाद पवेलियन।
3 साढ़े 3 घंटे हो चुके थे हम सभी को पैलेस में आए हुए एंड वी वर वेरी टायर्ड। एक तो इतनी गर्मी भी थी, लाइक पैलेस के अंदर जिस टाइम थे तो इतना पता नहीं चल रहा था, बट व्हेन वी वर आउटसाइड इट वाज वेरी हॉट। और ये था सर्कमसिशन चेम्बर। And this was Rivan Pavilion. जो दीवार पे कारीगरी इन लोगों ने करी है और जो सीलिंग की कारीगरी है, एवरीथिंग वाज मेड सो ब्यूटिफुली। मतलब ये चीज़ें मुझे याद है व्हेन आई वेंट टू ताजमहल आगरा में मैंने देखी थी, तो बहुत खूबसूरत तरीके से वो सब भी बनाया गया था ताजमहल को। बट आई फील दैट यहाँ की जो डिटेलिंग है एक एक चीज़ की, वो ज़्यादा खूबसूरत थी। मतलब ज़्यादा कंपेयर करूँ अगर मैं, तो दिस वाज मच 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 ब्यूटिफुल एज़ कम्पेयर टू व्हाट आई सॉ इन आगरा। बहुत बहुत ब्यूटिफुल थे। मतलब जितने भी पवेलियंस थे उनके अंदर जो भी चीज़ें थी बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई थी। दिस वॉज द इस्लामिक कैलीग्राफी सेक्शन। Calligraphy has a very important place among traditional Turkish arts. These calligraphers poured all their creative power and skill into their writing, just as an artist does, and turned the writing itself into an inseparable element in the Turkish art of decoration. These artists put all their heart into decoration, at the same time discovering several new techniques by which they developed the art of decoration. Thus, writing became an aesthetic form of art which reached perfection in the hands of master calligraphers. The Husni-Khat is the centuries-old practice of writing letters of Arabic origin in a measured and proportional manner while taking into consideration certain aesthetic values. Traditional tools include a specific type of paper glazed with organic substances, a reed pen, pen knives, a special slab for trimming the reed pen, an inkwell, sooth ink, and a pen case. Many calligraphers or hatats make their own tools and they play an important role in the transmission of Husni-Khat tradition. The Husni-Khat can be written on paper or leather. It may also be applied on stone, marble, glass, and wood, among others. There are many different types of Husni-Khat, and the practice was traditionally used to write the Quran, hadiths, statements of the Prophet Muhammad, and poetry, as well as for state correspondence such as imperial edicts and warrants, and on religious and public buildings. In Islam, Husni-Khat is seen as a means not only of writing ideas, but of depicting them visually. इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत कुछ था जो कि आपको आगे नज़र आएगा, और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था हम लोग को। तकरीबन 4 घंटे से ऊपर हो गया था और हम लोग थक गए थे लिटरली। तो टॉप कपी पैलेस का व्लॉग यहीं फिनिश होता है दोस्तों। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड कॉमेंट ऑन ऑल द वीडियोज़। बाय।